थोड़ा जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं उसको हम लोग थोड़ा जल्दी से चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लोग निकाल रहे थे तो क्या किया, यहाँ पर अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो जी की वैल्यू क्या होती थी? फोर्स अपॉन मास होती थी। मान लो ये छोटू मास है m, और यहाँ पर ये है बड़ा वाला मास अर्थ का। रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर है। तो अगर यहाँ पर लिखे हम लोग तो ये क्या लिख सकते हैं, जी इंटू छोटू मास इंटू अर्थ का मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो स्मॉल m कट गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आई? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर ये आता है। मास को आप क्या लिख सकते हैं? मास को आप क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू 4/3 ऑफ पाई इंटू आर क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जी का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है बेटा, वो कितना है? कैपिटल जी इंटू डेंसिटी इंटू 4 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला भी आ जाता है और ये वाला भी फॉर्मूला आ जाता है। दो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट पे निकालना है तो देखो बेटा, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना आया था? यहाँ का एक्सेलरेशन अगर निकालें तो वो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट का हाइट कितना हो गया? टोटल आर प्लस एच हो गया। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी डैश की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आप जब दोनों को डिवाइड कर देंगे, जी डैश बाई जी कर देंगे, है ना, जी डैश बाई जी करेंगे, जी डैश बाई जी करेंगे। चलो, तो जी डैश बाई जी किसके बराबर आ जाएगा? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ऊपर आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर। तो जी डैश की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं? जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आ गया, ये नॉर्मल इक्वेशन है जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, इसको छोड़ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जी आर स्क्वायर यहाँ पे रहता है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है 1 + h/r के बराबर और इसका पावर 2 के बराबर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो जी डैश की वैल्यू अगर एच की वैल्यू बहुत 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 छोटी है आर के, मतलब डेल्टा जी बाई जी जो परसेंटेज एरर है वो लेस देन अगर 10% या बहुत सेफ्टी के लिए 5% ले लेते हैं, एच की वैल्यू मैक्सिमम आप 320 किलोमीटर तक लगभग रख सकते हैं। ये फॉर्मूला को अप्रोक्सीमेट अगर रिजल्ट निकालना है, एच बाई आर की वैल्यू बहुत छोटी हो, है ना, बहुत छोटी हो, तो आ, तो अगर एच बाई आर की वैल्यू बहुत छोटी है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं? जी की वैल्यू यहाँ पर 1 - 2h/r लिख सकते हैं, फ्रॉम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से लिख सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है बेटा? अगर 1 + x का पावर n हो तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आप उसे 1 + nx लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो 1 से, तब लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू बहुत 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 छोटी हो 1 से तब लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेरिएशन विथ हाइट का रिवीजन। देख बेटा, दूसरा था अगर अर्थ के सरफेस से बिलो आ जाए, तो मान लो ये डिस्टेंस d अंदर के तरफ आए हैं, तो d डिस्टेंस अगर अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस आए हैं नीचे की तरफ, ये टोटल डिस्टेंस था r, तो ये कितना हो गया? r माइनस डी के बराबर, r माइनस डी के बराबर। तो अगर इसके लिए देखें बेटा तो पहले अंदर में कितना मास है वो निकालना पड़ेगा। तो m डैश की वैल्यू कितनी होगी? डेंसिटी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर के बराबर, होल क्यूब के बराबर, ये हो जाएगा अंदर का मास। और डेंसिटी किसके बराबर है खुद? तो डेंसिटी किसके बराबर है? वो है मास अपॉन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर। तो चाहो तो आप यहां से एम डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। एम डैश की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर के बराबर। तो एम डैश अपने पास आ गया, और जैसे ही एम डैश आया बेटा आप क्या लिख सकते हो? जी डैश की वैल्यू क्या लिख सकती हो? जी डैश की वैल्यू आप लिख सकते हैं जी अपॉन आर। इसके लिए आर कितना है? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। और और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? एम डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एम अपॉन आर क्यूब, आर माइनस डी का क्यूब के बराबर।
ठीक है, इसके आगे देखो बेटा, अब ये अपने को पता चल गया, तो यहां से कैंसल आउट होने पे ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ, यानी जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर इंटू आर, और यहां पर लिख देता हूं आर माइनस डी। तो ये किसके बराबर है, स्मॉल जी के बराबर है। जो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी, ये आ जाएगा 1 - d/r के बराबर। एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन ये बना। दूसरा एक्सप्रेशन आर माइनस डी को अगर मैं स्मॉल आर लिख दूं, अंदर का रेडियस लिख दूं, तो जी डैश की एक और इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, स्मॉल जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अपने पास जी डैश का वैल्यू आ गया। अब इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो देखो, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर में 1/r का प्रोपोर्शनल था। याद करो, आउटसाइड के लिए जब हम लोग जी लिख रहे थे, आउटसाइड के लिए जी लिख रहे थे, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था, या स्मॉल आर के बराबर था, जो भी लिखना है। तो इसको अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर, और बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी बाहर की तरफ है 1/r² के प्रोपोर्शनल, यहाँ है आर के प्रोपोर्शनल, ये है जी और ये है स्मॉल स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर के बीच का कर्व। ठीक है, हो रहा, देखो बेटा, अर्थ सरफेस अपना रोटेट हो रहा, और अर्थ रोटेट होने के कारण, अर्थ रोटेट होने के कारण जो यहां पर रखा हुआ आदमी है वो इस सर्कल पे रोटेट हो रहा, इस सर्कल पे रोटेट हो रहा। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस आर है, ये लैटिट्यूड एंगल है लैम्डा जिसको बोलते हैं। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू लिखा जाए तो वो कितने के बराबर होगा, आर कॉस लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और अंदर की तरफ लग रहा है एम जी। तो इसका कंपोनेंट कितना हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अब स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं आप, कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो इस पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, उसको मैं अगर लिखूं तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर को क्या लिख दूं, आर कॉस लैम्डा। ठीक है, तो एक कॉस लैम्डा ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब यहां पे आ जाएगा आर टाइम्स कॉस स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। तो नॉर्मल की वैल्यू पता चल गई। एम एम अगर आप कैंसल आउट कर दें, एम एम कैंसल आउट कर दें, तो आपको जी डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा के बराबर, ये हो गया जी डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा आपको अगर मान लो यहां पर पहुंचे, है ना, इक्वेटर इक्वेटर पे पहुंचे, इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो उस टाइम पे जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ये आ गया जी डैश। मतलब आप इक्वेटर पे ना एक मोटू आदमी को लेकर गए तो उसका वेट थोड़ा कम फील होगा, और उसको लेकर चले जाओ यहां पर पोल पे चले जाओ, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब यहाँ पर अगर आप जी डैश देखें तो वो जी के बराबर ही रहेगा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि कहां पर वेट कम फील होता है, तो इक्वेटर पे कम वेट फील होता है। दूसरा पूछा जाता है अपने से कि कहां पर दूसरा पूछा जाता है अपने से कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अर्थ के रोटेशन से इंडिपेंडेंट है, जहां पर जी। तो वो कौन सा पॉइंट है, देखो अर्थ के रोटेशन से इंडिपेंडेंट कौन सा वाला पॉइंट है, पोल वाला पॉइंट है। तो अर्थ के रोटेशन से इंडिपेंडेंट होता है पोल, और अर्थ के रोटेशन से इंडिपेंडेंट होता है पोल। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर आप पोल से इक्वेटर पे जा रहे हैं, इक्वेटर पे जा रहे हैं, तो आपका वेट क्या होगा, पोल पर वेट ज्यादा है, इक्वेटर पे वेट कम है, तो आपका वेट कम होगा। सिमिलरली अगर आप इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो आपका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कई बार यह भी पूछा जाता है कि बताओ कितने स्पीड से अर्थ रोटेट करने लगे सो दैट, या कितने ओमेगा से रोटेट करने लगे सो दैट जी डैश की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब अर्थ पे, इक्वेटर पे जो आदमी है ना वो हवा में उड़ने लगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा आप, जी डैश की वैल्यू 0 कर देंगे। जब बोलेगा क्या कि अर्थ पे 0 हो जाए या इक्वेटर पे 0 हो जाए, तो 0 इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी ओमेगा कितना आ जाएगा, √of g/r के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। देखो बेटा, सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है कि अगर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर वेटलेस को फील करना है ना, मतलब जी डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जो कि है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर।
वो वेटलेस होना तो जी डैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी ओमेगा यहां से निकल जाएगा जी बाई आर, है ना। ये अपने को पता चल गया। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अंडर रूट, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होगा ये बताना अपने को। ठीक, तो अगर आप इससे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ निकाल लें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर, ओमेगा डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आर बाई जी के बराबर। जब आप इस वैल्यूज को पुट करेंगे, आर की वैल्यू को पुट कर देंगे अर्थ का, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है वो अपने को पता है, 6400 किलोमीटर, तो 10⁻3। जी की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1.41 आवर, या फिर मिनट में आप देखेंगे तो 86 मिनट आसपास आ जाता है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको पढ़े। दूसरा सवाल ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, पहले का, satellite of mass m is revolving close to the surface of planet of density d with time period t, then gravitational constant कितना होगा। तो सैटेलाइट एक घूम रहा है अर्थ के अराउंड, है ना, तो इसका मास नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है, इसका टाइम पीरियड दिया है, देन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है अपने को, यानी कैपिटल जी निकालना है, कैपिटल जी निकालना है। तो सोचे कैसे किया जाएगा इस सवाल को जरा। देख बेटा, इस सवाल को आप अगर सिंप्लीफाई करें, है ना, सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा हम लोग अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास कैपिटल एम है, यहाँ पर स्पीड जिससे ये घूम रहा है वो वी है ना, तो स्मॉल जी एम एम होगा। अपन आर स्क्वायर होगा। हाँ, तो अब यहां से जो फोर्स अंदर की तरफ फोर्स लगेगा कौन सा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तो वहां से वी आ जाएगा। निकाले अगर तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर के बराबर। तो ये कट गया, स्मॉल एम कट गया, तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर के बराबर, है ना। ये अपने पास स्पीड आ गया, वी आ गया। अब वी आ गया तो टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर, 2 पाई आर, और एम को अपने को चेंज करना है, याद रखना, 2 पाई आर अपॉन वी के बराबर। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन वी के बराबर। तो यहां से सबसे पहले जी निकाल लें, उसके बाद एम को सब्सटीट्यूट किया जाएगा, या सोचेंगे क्या, चलो इसी में पहले कर ही लेते हैं, हटाओ क्यों ही टेंशन लेना। तो इसको अगर और हम लोग लिखें जी अपॉन आर, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 ऑफ पाई इंटू आर का क्यूब। तो एक आर से एक आर कट गया है। ठीक है, आइए लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर, वी की जगह पे क्या लिखना है अपने को, अंडर रूट ऑफ, यहां पर है कैपिटल जी इंटू डेंसिटी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ऊपर है अपने पास आर इंटू, अब अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा। तो उसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना, इसको और सिंप्लीफाई करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, ऊपर था अपने पास कितना, एक ही आर था ना, आर का स्क्वायर इंटू 3, नीचे आ जाएगा अपने पास, नीचे आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा, जी इंटू डी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 1 पाई से 4 से ये कट जाएगा अपने पास। ठीक है, आपसे जी निकालना है, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बेटा, ऊपर बाकी रह रहा सिर्फ 3 पाई, और नीचे में बाकी है अपने पास कितना, एक डी है और टी स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, वापस सुनो इसका स्टेप कैसे किया, कैसे किया। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करा आपने, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाई आर से वी निकाल लिया। जैसे ही वी निकाला वो क्या था, ऑर्बिटल स्पीड, जो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल स्पीड उसको बोलेंगे बाद में। तो वी से हम लोगों ने वी को मास, एक्चुअली में यहाँ पे आंसर डेंसिटी के टर्म्स में था, तो मास को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर बाई वी, उसके फॉर्म में रखा, दोनों साइड को स्क्वायर करा और कैंसल आउट कर जी की वैल्यू निकाला, तो अपना आंसर आ गया। देखो बेटा, अगला सवाल क्या बोल रहा है, इफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r/2 आउटसाइड फ्रॉम द थिन सरफेस ऑफ थिन सरफेस ऑफ क्या है,
इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ई, अच्छा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई है एट अ डिस्टेंस r/2 आउटसाइड, है ना, r/2 आउटसाइड, तो यहां पर r/2 आउटसाइड पे बोल रहा है ई है, r तब इसका सर्कल का रेडियस होगा, कोई बात नहीं, of thin shell of radius r, then gravitational intensity r/2 from the center, मतलब अर्थ के अंदर है ना, अर्थ नहीं, कोई शेल के अंदर है। अब देखो बेटा, इस शेल के अंदर तो कोई मास नहीं है ना बेटा, इसी का लॉजिक हम लोग गॉस लॉ में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अंदर तो कोई मास नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है तो यहाँ पर कोई अंदर में ऐसा फोर्स भी नहीं है जो उसको खींच सके, है ना। तो सेल मतलब एक कटोरे के अंदर अगर आप बैठे हैं, कटोरे के अंदर बैठे हुए हैं तो अंदर तो कोई मास नहीं है, जो भी मास है वो सरफेस पे मास है। तो अंदर जब कोई मास नहीं है तो कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है, ट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इसका मतलब अंदर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल वो जीरो होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि m इनसाइड मास इनसाइड इज इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अंदर की तरफ कितना होगा, जीरो होगा, देयरफॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी कितनी होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, नीचे वाला सवाल करना, ऊपर वाला हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस d which is lesser than at a distance d which is lesser than r from the center of earth is beta। तो याद करो अर्थ के सेंटर के अंदर अगर चले जाएं, वहां से अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें तो जी डैश की वैल्यू आई थी अपने पास, कितनी आई थी बेटा, जी डिवाइडेड बाई आर इंटू स्मॉल आर के बराबर आई थी, और स्मॉल आर की जगह पे यहाँ पर डी दे दिया। तो जी डैश की ही वैल्यू किसके बराबर दी गई है, बीटा के बराबर दी गई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बीटा का दो फॉर्म था, एक तो ये वाला फॉर्म था जी डैश का, दूसरा था जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू डी, ये भी था, दोनों था, तो दोनों में से कोई भी जो भी यूज होगा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि किसी पॉइंट डी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, मतलब इस बार सेम हाइट अगर ले लिया जाए, डी अबव द सरफेस, ठीक है, तो डी अबव द सरफेस अगर हम लोग लिखें जी डैश की वैल्यू, तो वो कितनी होती है बेटा, जी डिवाइडेड बाई, नीचे होता है अपने पास जी डिवाइडेड बाई, नीचे होता है आर प्लस डी का होल स्क्वायर और ऊपर होता है आर स्क्वायर। ये हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर यानी हाइट के कारण कितना वेरिएशन ऑफ जी होता है वो पता है अपने को। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलो देखते हैं बेटा क्या क्या आंसर हम लोग ला सकते हैं। तो जी डैश की वैल्यू अपने पास कितनी है, जी अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर देखो, अगर हम लोग देखें तो g डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी इंटू आर स्क्वायर है ना बेटा, कुछ तो निकाल सकते हैं g के जगह पे। तो यहां से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो g स्मॉल g की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू आर बाई डी लिख सकते हैं ना। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे बेटा, तो यहां पर अगर हम लोग पुट कर दें g के जगह पर, तो बीटा इंटू आर बाई डी, ये तो हो गया स्मॉल जी की वैल्यू, है ना, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो जीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इंटू आर क्यूब अपॉन डी आर प्लस डी का होल स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा आंसर। बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो यहां पर अपने पास कोई मास है और यहां पर दूर कोई मास है, स्मॉल मास है ना, तो इन दोनों में अट्रैक्शन लगेगा, ये इसको खींच रहा होगा, बट हम लोग क्या करते, इधर कौन सा फोर्स लग रहा, ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा, बट हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट से एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं सो दैट इसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और इसे धीरे 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 किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं। मान लो वो पॉइंट का डिस्टेंस है आर, तो यहां से यहां लाने में वर्क डन कितना किया गया होगा वो हम लोगों को देखना है, और एक बार वर्क डन पता चल गया तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकाल सकते हैं।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं वर्क पर एनर्जी में। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge, amount of work done in bringing a charge from infinite to a particular point, to a particular point under the influence of gravitational field is known as gravitational potential energy। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे और फिर डिराइव भी करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि the amount of work done, the amount of work done by external agent, by external agent in bringing, in bringing a unit charge, bringing a mass, bringing a mass from infinite, from infinite to a point, to from infinite to a point under the influence of, under the influence of the amount of work done by external agent in bringing a mass from infinite to a point under the influence of, under the influence of gravitational field, gravitational field of first mass, of first mass। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। चलो बेटा, डेफिनेशन तो हम लोग लिख लिए, अब इसको जरा डिराइव भी करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। मान लो यहां पर जो फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोग अगर लिखना स्टार्ट करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लिखते हैं एफ, वो कितना लिख सकते हैं हम लोग, जी टाइम्स m इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। मान लो इसको डिस्प्लेस कर दिया गया dx डिस्टेंस में, मान लो इसको डिस्प्लेस किया गया हो dx डिस्टेंस में, तो f डॉट dx इंटीग्रेशन, यही हो गया वर्क डन। अब इंटीग्रेट करना है इसको, तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, जी एम एम इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक ले जाना है बेटा अपने को, इनफाइनाइट से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाना है। तो वर्क डन is equal to, वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, -1/x आया, इनफाइनाइट से लेकर r तक, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू आया कितना, जी एम एम अपॉन r विथ अ माइनस साइन आया। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, -GMM अपॉन r के बराबर आया। ये हो गया अपने लिए पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देख बेटा, अगर इसके लिए अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तीन सिस्टम के लिए, है ना, तो 1 2 3 है, सब जगह मास है, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। तो इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकलना है तो आप क्या लिख सकते हैं, U12 प्लस U13 प्लस U23। देख बेटा, कितने, अब किसका किसका पोटेंशियल एनर्जी था, 1 2 का था, 1 3 का था और 2 3 का था। कभी भी ये मत लिखना बेटा कि U21, क्योंकि क्योंकि अगर सिस्टम का आप लिख रहे हैं U12 और U21 दोनों बराबर ही हैं, तो आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। सिमिलरली U13 और U31 दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं सर, अभी आपको दिख जाएगा। तो इसका अगर पर्टिकुलरली हम लोगों को लिखना है तो हम लोगों के लिए U12 क्या होगा, -GM1 M2 R12,
है ना। अगर आप M21 भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, M2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय सेपरेशन, वो तो सेम ही है, माइनस U13 लिखना है, M1 M3 अपॉन R13 माइनस G M2 M3 अपॉन R23। तो ये आ गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया। ठीक है, देख बेटा, अपने पास क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप ड्रॉप कर रहे 2r के हाइट से, है ना। तो मान लो अपने पास यहां पर एक अर्थ का सरफेस है, और यहां से अर्थ के सरफेस पे 2h या h हाइट, तो ये है अपने पास h जिसकी वैल्यू है 2r के बराबर। यहां से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं, -G m इंटू एम डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, और हाइट है 2r, तो आप कितना लिख सकते हैं, r प्लस एच लिख देता हूं अभी मैं, और इसको r सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं -Gm m/3r के बराबर लिख सकते हैं। ये अपने पास हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहां आकर टकराएगा तो देखो बेटा, सरफेस पे क्या क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और क्या मिलेगा अपने को, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी आपसे क्या पूछा है, स्पीड कितना होगा, तो लिख दिया ½ mv²। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -Gm m अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो r के बराबर। अब दोनों को बराबर कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग, ये है फाइनल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना है अपने को, तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी होता है, ये है -Gm m अपॉन 3r के बराबर। तो यहां से हम लोग m को कैंसल आउट कर देते हैं, ½ v² शुड बी इक्वल टू, यहां पर कितना बेटा, -Gm/3r है, और प्लस आपने कर दिया Gm/r के बराबर। तो कितना आ जाएगा बेटा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, Gm/r को रख दें, तो 1 - 1/3 कितना आ जाता है, 2/3, यानी v²/2 किसके बराबर आया, Gm/r इंटू 2/3 के बराबर आया। यानी अगर आप स्पीड को लिखते हैं तो किसके बराबर आ जाता, स्पीड को आप लिखते हैं तो वो आ जाता 4/3 Gm/r के बराबर आ जाता। ये हो जाता अपना आंसर, ये होता अपना आंसर। तो वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाती, 4/3 √Gm/r। ये हो गया अपना आंसर। इस सवाल को देखो बेटा, अपने पास क्या बोला गया है, तीन पार्टिकल हैं जिसको कहीं रखा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, और यहां पर तीन पार्टिकल को रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल एक रखा गया, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल रखा गया, और यहाँ पर तीसरा पार्टिकल रखा गया। ठीक है, तो ये m है, ये 2m है, और ये 3m है, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी का साइड a है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अभी तीन के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना बताया था बेटा, क्या लिखाना था, U12 प्लस U13 प्लस U23। ठीक है, मान लो ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो -G टाइम्स ऑफ m इंटू 2m अपॉन a माइनस G टाइम्स ऑफ कितना, m और 3, तो m/3m अपॉन a। ठीक है, दूसरा -G टाइम्स ऑफ m इंटू कितना, 2 और 3 के बीच में ना, तो 2m/3m अपॉन a के बराबर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाला जाए बेटा, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाए तो -G/m² इंटू डिवाइडेड बाई a, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर कितना आया, 2 + 3, 2 + 3, और ये आया +6। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, वो आया -11 Gm² अपॉन a के बराबर। ये आया अपने पास। ठीक है, ये आया अपने पास।
अब क्या बोल रहा है, ये पहला पार्ट, पार्ट ए। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, है ना, वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगर, अगर क्या कर दिया जाए, अरे ये ठीक हो जा, क्या हो गया इसको, कोई बात नहीं, कितना करना पड़ेगा इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल को चेंज कर दिया जाए ए से 2a के बीच में। मतलब ये जो ट्रायंगल था इसको थोड़ा सा बड़ा बना देना, ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल बना देना अपने को, जिसका साइड 2a हो गया। तो अब 2a हुआ है तो देखो मास तो चेंज नहीं हुआ है बेटा, है ना, मास तो चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये सिस्टम का पहला पोटेंशियल एनर्जी था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखा जाए तो -11 g m², बट साइड कितना हो गया, 2a के बराबर। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल लिख लिया। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिखना चाहें, वर्क डन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दीजिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी है, सभी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, -g × 11 भी अभी कॉमन आ जाएगा, m² अपॉन a × 11, ये कॉमन आ गया। बाकी बचा क्या अपने पास, अपने पास 1/2 -1 बाकी रहेगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको और सिंप्लीफाई कर दिए, तो कितना बाकी रह गया, वर्कडन, वर्कडन कितना करना पड़ जाएगा अपने को, वो करना हो जाएगा gm² × 11/2a के बराबर, ये आ जाएगा। तो वर्कडन अपने पास कितना करना पड़ेगा, ये रहेगा 11 gm² अपॉन 2a के बराबर रहेगा, ये हो गया अपना आंसर। ये वर्कडन किसका है बेटा, ये एक्सटर्नल एजेंट का है, तो ये वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। अगर इंटरनल एनर्जी की वर्कडन बाय ग्रेविटी अगर लिखा जाए, वर्कडन बाय ग्रेविटी लिखा जाए तो वो कितना होगा, माइनस ऑफ वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। मतलब सेम आंसर के साथ माइनस आप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा वर्कडन बाय ग्रेविटी। इसका लॉजिक हम लोग वर्क पार एनर्जी में पढ़े थे। ठीक है, देख बेटा, अगला अगर हम लोग बात करें कंसेप्ट का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल इसका मतलब क्या है, इसको कई बार वी से डिनोट करते हैं आप, जैसे, यानी कि इसका जो सबसे सरल डेफिनेशन होता है वो ये डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ gravitational potential energy associated with unit mass, यूनिट मास। तो अगर कोई यूनिट मास है, अगर कोई यूनिट मास है, उससे एसोसिएटेड जितना पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल। अच्छा, अगर दूसरा हम लोग करें, इसका दूसरा डेफिनेशन लिखा जाए, है ना, तो वर्कडन, वर्कडन इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, work done in bringing a unit mass from infinite to a point under the influence of, under the influence, influence of other mass, अदर मास। तो अगर दोनों का डेफिनेशन आप देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो यहाँ पे बस यूनिट मास का या यूनिट का आ जाता है, तो यहाँ पे मास हम लोग यूनिट मास कर देते हैं। आ जाओ, अब पोटेंशियल को देख डिफाइन करें तो ये क्या है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, किसके बराबर था, -g × m × स्मॉल m अपॉन r के बराबर था, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, एम एम कैंसल आउट हो गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आया वो कितना आया, -gm/r के बराबर आया। ये हो गया अपना फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो गया आंसर।
ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर के बराबर है। ये क्या है अपने पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया बेटा। ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा पोटेंशियल एनर्जी था वैसे ही ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट बात की जाए तो जूल पर केजी है, अगर इसकी यूनिट बात की जाए तो जूल पर केजी है। ठीक है, समझ में आया क्या बेटा। सवाल में अपने पास क्या बोला है कि अपने पास यहाँ पर दो मासेस हैं, तो दो मासेस हैं, उसको लिख लो दो मासेस को। तो यहाँ मान लिया एक मासेस है और दूसरा मासेस कहीं यहाँ पर है। ठीक है, दोनों का रेडियस बहुत छोटा है और दोनों सेपरेटेड है लगभग 100 मीटर में, तो डिस्टेंस उनका लगभग 100 मीटर के बराबर ही है। पॉइंट ए जो कि सेंटर पे है वहां पर बताना है कि कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। एक का पावर 10 का पावर 6 है, दूसरे का 10 का पावर 4 है। तो डिस्टेंस 50 मीटर 50 मीटर है, ये भी 50 ये भी 50। तो हम लोग पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आप लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कॉमन ही है तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना। m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी, 10 का पावर 4 है प्लस 10 का पावर 6 है, ये आ गया। अब g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है माइनस, बाहर है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50। अब यहाँ से कॉमन अगर ले हो तो 10 का पावर 4 आप ले सकते हैं और यहाँ पर यह आ जाएगा 1 प्लस यह आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू 50 ऊपर चला जाए, है ना। तो इसको -6.67 देखना ध्यान से, इनटू ये अपने पास कितना आ गया 5, और यहाँ पर ये आया 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर 4, और ये आया 101, है ना। तो 101, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो v की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस, ये देखो तो कितना आएगा, ये 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 1.35 ले लिया इनटू। अब देखो 101 को मैं लिखने के लिए 1.01 इंटू 10 का पावर 2 भी लिख सकता हूँ। 10 का पावर 4 10 का पावर 2 कितना हो गया, ये 10 का पावर 6 हो गया, तो ये आ गया 10 का पावर -6 आ गया। माइनस। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, पहला सवाल क्या बोल रहा है, दो प्लैनेट हैव सेम डेंसिटी एंड रेडियस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद करो जी का हम लोग बात किए थे, क्या था, 4/3 इंटू पाई इंटू डेंसिटी इंटू जी, कैपिटल जी इंटू आर। तो ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, अगर सेम डेंसिटी भी बोल दिया तो जिसका ज्यादा रेडियस उसका ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हम लोग बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वाले पे आ जाए, अगर रेडियस अपना क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा एक्सेलरेशन, मास रिमेनिंग सेम, तो g की वैल्यू अपने पास क्या है, g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, बोला है मास कांस्टेंट है ना। तो g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो g इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो g इंक्रीज होगा, यानी डेल्टा g/g को आप कितना लिख सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स डेल्टा r/r लिख सकते हैं, है ना। 2 टाइम्स डेल्टा r/r लिख सकते हैं। तो ये कितने से डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है 1.5 से। तो ये कितना, डेल्टा g/g इंक्रीज कितने से हो जाएगा, 3% से हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। इस सवाल में भी क्या बोल रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ, है ना, अन रेडियस इतना टाइम्स ऑफ अर्थ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ही आप ये बात पढ़े आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, वो क्या था, 4/3 पाई कैपिटल जी डेंसिटी इनटू आर का फॉर्म। तो अब ये सब कुछ कांस्टेंट है, आप जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू आर। अब इस सेम एक्सप्रेशन से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं g1/g2 इज इक्वल टू डेंसिटी 1 r1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 2 r2। अब सब वैल्यूज आपको पता है, आप रखें, सिंप्लीफाई करें, सेकंड ऑप्शन आपको आ जाएगा। देख बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दो तीन फॉर्म, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल। ठीक है, आओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो बेटा अपने पास दिया हुआ है कि कोई सॉलिड स्फेयर है ना, सॉलिड स्फेयर है। तो अगर सॉलिड स्फेयर है, इसका मास m है, और आप किसी आउटसाइड पॉइंट पे लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट पे ले रहे हैं, है ना, ये कैपिटल आर इसका रेडियस है, आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं, स्मॉल आर पे ले रहे हैं। तो स्मॉल आर आउटसाइड के लिए लिखना, पहला पॉइंट क्या है, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है। तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज 1 पॉइंट लिख देता हूं, वो कितना है, -gm/, स्मॉल आर के बराबर, जो कि हम लोग जानते हैं। दूसरा दूसरा वाइट, मान लो अपने पास कोई पॉइंट इनसाइड ले लिया, अब ये सॉलिड स्फेयर है, तो यहां पर आपने पोटेंशियल निकाला है, यहां पर आपने पोटेंशियल निकालना है, ये है स्मॉल आर। तो इनसाइड अगर लिखें, इनसाइड पोटेंशियल लिखें, तो पोटेंशियल इनसाइड के लिए अगर अपने को लिखना है तो कितना होगा बेटा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे। फिलहाल इसका डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूं, तो आप वहां से रख लेना उसको। इसका पोटेंशियल जो होगा -gm/2r³ डिवाइडेड, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ r² - ये हो जाएगा पोटेंशियल इनसाइड। अभी के लिए आप रिजल्ट ही रखें, डेरिवेशन बता दूंगा बाद में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग करेंगे उस टाइम पे। अगर मान लो स्मॉल आर की वैल्यू बेटा 0 है, मतलब आप अर्थ के सेंटर पे या सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे चले गए, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, रख दो, r² से r³ चला जाएगा, एक आर बाकी रहेगा, तो ये आ जाएगा -gm/2r/3, यानी ये आ जाएगा कितना, -3/2 ऑफ gm/r के बराबर। तो कई बार इसका पोटेंशियल का कर्व भी पूछा जाता है। तो ये है r, ये है पोटेंशियल का कर्व एट एट सेंटर, कितना है पोटेंशियल, 3/2 ऑफ gm/r। उसके बाद क्या हुआ है, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और इसके बाद से फिर ये 1/r के प्रोपोर्शनल में चला गया है। ठीक है, तो ये पोर्शन कहाँ है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और उस पोर्शन पे पोटेंशियल कितना है, gm/R की वैल्यू है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कैसा है अपने पास, ये 1/r का प्रोपोर्शनल है। तो ये है इसका कर्व, और ये दो वैल्यूज अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है, मान लो सिमिलरली बेटा अपने से बोला गया हो कि एक रिंग है, एक रिंग है जिसका यहाँ पर कोई डिस्टेंस x है, ये है r, ये है r, और इस पॉइंट का आपसे क्या निकालना है, इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है, इसका मास m है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकलेगा बेटा, पोटेंशियल वो भी कितना होगा, gm, माइनस तो रहेगा ही, gm/√r² + x² के बराबर। ठीक है, अगर एक रिंग, ये पोटेंशियल है, अगर एक रिंग के कारण ही, अगर एक रिंग के कारण ही, सेम एक्सप्रेशन, x है ये r है, बट यहां पे आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी g निकालना हो, g निकालना हो, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी g, या फिर I से भी डिनोट करते हैं कई बार इसको, आप कितना लिख सकते हैं, gm/x/r² + x² 3/2। ये सब हम लोग डिराइव करेंगे, फिलहाल बस लिख लीजिए, रिजल्ट ज्यादा काम आएगा। अगर डिस्क है अपने पास, है ना, तो ये दोनों क्या थे, रिंग थे। अगर अपने पास डिस्क है तो डिस्क का मतलब क्या, ये ऐसा है, और यहां से ऑब्जेक्ट ऐसा है, डिस्क है ये, इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहां पर वही डिस्टेंस x ले लेते हैं या r ले लेते हैं, ये एंगल को cos थीटा भी आप लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा, सॉरी इंटेंसिटी आएगी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, उसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स gm/r², और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 - cos थीटा। कॉस थीटा को आप यहाँ पे आर अगर लिख लें, आर को आप निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा को आप बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक्स अपॉन आर से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो ये 3-4 रिजल्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कई बार एक दो बार घुमा फिरा कर सवाल में पूछ लिया गया है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का। ठीक है।